नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत जानदार और जिंदाबाद आप लोग होंगे। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और क्योंकि कल हम ये टारगेट लेके चल रहे थे कि 1 घंटे में हम चीज़ों को करेंगे, तो 5 क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि 1 घंटे में चीज़ें होती नहीं है। बच्चों के कमेंट आए बहुत सारे लोगों के कि जी हमें पढ़ाई चाहिए, हमें समय का ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, आप अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करके चलिए और हम लोग तैयार हैं, आप जितनी देर भी पढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट और वो सारी चीज़ें देख के। प्लस आपको मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने कल की क्लास को बहुत प्यार दिया। कल की क्लास से जो मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में ये प्रैक्टिस सेट जो है जीएस का पूरा मैंने अभी पहली बार ही लिया है। हाल ही के दिनों में, पहले लिया है वो अलग बात है, पर जो आपका जो प्यार और जो सहयोग मिला है उसे देखते हुए बस अब आपको एक चीज बोलूंगा कि आप छोड़ दो जीएस की टेंशन। ये प्रैक्टिस सेट, जीएस बूस्टर, कुछ भी हो, बस एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी क्लास आती है यूट्यूब पे और जिसपे एसएससी जीडी लिखा हो, तो वो आप में से हर बच्चा जरूर लेगा। जो भी क्लास में लेके आता हूं, वह चाहे किसी भी चीज के लिए, लेकिन उसमें लिखा हो एसएससी जीडी, तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसे करेंगे। शुरुआत कर देते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है बेटा, प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग आपको पता है, हिंदी 2 बजे, 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे जीएस और मैथ्स 6 बजे, ठीक है। तो अभी 2 घंटे का टाइम हमारे पास रहेगा, हालांकि 2 घंटे की क्लास रहेगी नहीं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि जो करंट अफेयर, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के लिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान हैं जी करंट अफेयर कहां से पढ़ें, तो आदर्श सर एक बहुत बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। लास्ट में मैं उसका थंबनेल भी दिखाऊंगा आपको संडे को, तो वो आप सब लोगों को ले लेनी है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो डांस की शैली है, जो स्टाइल है, डांस अलग अलग है ना। कल हमने पढ़ा 8 क्लासिकल डांस और ये चारों के चारों क्लासिकल में से ही हैं। देखो, ये सत्रिया भी, ये कुचिपुड़ी भी, ये कथक भी और ये भरतनाट्यम भी, चारों उसी में से है। यानी कि इनमें से कौन सी है जो आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए बेटा जानी जाती है? तो वो सीधे सीधे सवाल आएगा सत्रिया, ठीक है। कौन सा आने वाला है? तो ये आंसर आने वाला है मेरे शेरों, सत्रिया। अब सत्रिया के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जहां से सवाल बनते हैं कि सत्रिया लगभग 15वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था। कब? तो देखो बेटा, 15वीं शताब्दी, जो शताब्दी थी, तो 15वीं शताब्दी में ये प्रचलित हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। इसे किसने प्रसिद्ध किया इसको? तो श्रीमंत शंकरदेव नाम के व्यक्ति हैं। कौन है? श्रीमंत शंकरदेव बेटा, श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये कौन थे? ये वैष्णव संत हैं, ठीक है। विष्णु जी के फॉलोअर हैं भाई साहब, ऐसे मत समझ लेना। तो ये वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे, ठीक है। कुछ संत आपको शैव भी मिलेंगे, कुछ अलग तरीके मिलेंगे, ये वैष्णव संत हैं, ठीक है। अब ये 15वीं शताब्दी में ये क्या में, किस में आई थी बेटा? फेमस हुई, प्रचलन में आई। इसको 15वीं शताब्दी में फेमस हुआ ये। तो फिर इसे मान्यता कब मिली? इसे मान्यता जो मिली है ना बेटा, इसे मान्यता मिली है कब? तो इसको मिली है सन 2000 में। सन 2000। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे हम कि सन 2000 में एक बहुत फेमस फेस्टिवल भी शुरू हुआ है। मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा कि कौन सा फेस्टिवल है जो सन 2000 में शुरू हुआ था। तो इसको मान्यता कब मिली है बेटा? सन 2000 में मिली है, ठीक है। और कौन देता है मान्यता? तो संगीत नाटक अकेडमी, एसएनए की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो 15वीं शताब्दी हो गया बेटा, याद रखना है। तो अब अगर कोई पूछ ले ये कितने साल पुराना है, अगर कोई पूछ ले तो बेटा 500 साल पुराना है ये। 500 साल पुराना है मेरे शेरों। क्या है ये?
500 साल पुराना डांस है ये क्लासिकल डांस, और क्योंकि बाकी के सब इससे पुराने 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 हैं तो क्या ये सबसे नया है? बहुत बढ़िया बेटा। ललित जी कह रहे हैं जी हॉर्नबिल। हाँ, हॉर्नबिल सन 2000 से ही शुरू हुआ था, नागालैंड में शुरू के 10 दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? शुरू के 10 दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रचलन 500 साल पुराना, सबसे नया डांस है, एक ये भी आ जाएगा, सबसे नया क्लासिकल डांस। हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहां केवल और केवल क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे नया क्लासिकल डांस है, इसकी एक ये खासियत हो जाती है। चलिए, इसमें जो नर्तक है ना, नर्तक, तो आपको याद रखना है भांगी और सीमांगी होते हैं। भांगी और सीमांगी, जो पुरुष नर्तक है, जो बेटा पुरुष नर्तक है, उसको बोला जाता है भांगी। ठीक है, और सीमांगी या सीमंगी कहा जाता है बेटा महिला नर्तक को। महिला नर्तक को यानी जो विमेन डांसर है उसको क्या कहा जाएगा? तो सीमंगी कहा जाएगा। वैसे भी सीमा नाम किसका होता है? लड़कियों का, तो आपको पता होना चाहिए, सीमंगी कहा जाता है। पूछा जाता है सवाल, अंकिया नाट किसका हिस्सा है? अंकिया नाट किसका हिस्सा है? तो याद रखना है अंकिया नाट का संबंध भी किससे है बेटा? अंकिया नाट, तो इसका संबंध भी किससे है? तो इसका संबंध भी सत्रिया से है। वही सत्रिया जो श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया है। और एक है बेटा, ध्यान रखना है आपको, अंकिया नाट का संबंध भी इससे है, और इसका एक भावना भाग होता है। क्या होता है? भावना। इसका एक पार्ट है भावना। भावना जो इसका भाग है, ठीक है, जो इसका भावना भाग है बेटा, वो भगवान कृष्ण पर आधारित है। किस पर है? भगवान कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण पर आधारित है। चलिए, एक सवाल बनता है, माटी अखोरा। माटी अखोरा मतलब मिट्टी का अखाड़ा। माटी अखोरा का मतलब क्या है? मिट्टी का अखाड़ा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी डांस को करने के लिए ना कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं पहले। क्यों कराई जाती हैं? ताकि आपका शरीर उस हिसाब का मजबूत बन जाए। अगर आपके शरीर में मजबूती नहीं होगी तो ये डांस करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें जब किसी नर्तक को यानी डांसर को इस डांस के लिए तैयार किया जाता है तो उसे माटी अखोरा यानी कि एक तरह से मिट्टी पर व्यायाम कराया जाता है। क्या कराया जाता है बेटा? मिट्टी पर व्यायाम कराया जाता है, याद रखना है। तो माटी अखोरा का संबंध जो है, माटी अखोरा, उसका संबंध भी बेटा सत्रिया से है। उसका संबंध भी किससे है? ठीक है, जिसे कहेंगे हम मिट्टी का व्यायाम या मिट्टी पर व्यायाम। ठीक है, मिट्टी पर व्यायाम कहेंगे बेटा। तो इसका भी संबंध किससे है? सत्रिया से है। तो सत्रिया के बारे में जब इतनी सारी चीजें आपने देख ली तो मुझे एक ये भी बता दो कि सबसे पुराना कौन सा है बेटा? श्रीमंत शंकर देव देख लिया आपने, वैष्णव मत देख लिया बेटा। ठीक है, वैष्णव जो है मठों में ये विकसित हुआ है। कहां पे हुआ है? वैष्णव संत थे और वैष्णव मठों में ये विकसित किया है इन्होंने। कहां पे किया है? वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। वैष्णव मठों में। ठीक है, मठ मोनास्ट्री जो होती हैं। तो अब मुझे सबसे पुराना भी बता दो, अगर इतना आपने बता ही दिया है। और बहुत शानदार बच्चे बताएंगे, मुझे पता है। अंकिया नाट का प्रचलन शंकरदेव जी ने किया, बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल लास्ट आपसे पूछ रहा हूं इस सवाल के बारे में कि बोर गीत का प्रयोग कौन से डांस में, या बोर संगीत का संबंध किससे है? बोर संगीत को ही हम बोर गीत भी कह देते हैं। तो बोर गीत का प्रयोग बेटा ये आपके दिमाग में और रहना चाहिए। ठीक है, बोर गीत का संबंध, तो बोर गीत का संबंध भी है इसी से। ठीक है, बोर संगीत जिसे हम बोर गीत भी कह सकते हैं, तो उसका संबंध भी किससे है? इस सत्रिया से ही है। ठीक है, सत्रिया से है। और अगर राज्य पूछेंगे तो भाई असम सीधे सीधे आ जाएगा। तो अब सवाल अलग अलग से किस तरह से बनते हैं बेटा? ये भी बन जाता है, भावना का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। फिर बोर संगीत का भी पूछ लेता है तो असम से है। बोर संगीत का भी जो पूछता है तो वो भी क्या है बेटा? असम से है। भरतनाट्यम, बहुत बढ़िया। जो सबसे पुराना अभी बताओ आवाज कैसी है? अभी बताओ बेटा आवाज कैसी है?
अभी ठीक है क्या आवाज? हाँ, थोड़ी सी तेज पढ़ाने की आदत है ना मुझे, तो वो थोड़ा पर नजदीक जाते ही गड़बड़ करता है। अभी बता दो अगर ठीक है तो थम्स अप कर दो एक बार। अगर ठीक है तो बेटा थम्स अप कर दो। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये सारा का सारा है। अब आपको इस पे एक नजर हल्की सी मार के आगे बढ़ना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? हर रोज हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने कल पढ़ी है उसको और बेहतर करने का हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रयास रहेगा। तो आपको पता है 6 अंग हमने बताए थे कल। अच्छा जी, 6 अंग, हाँ जी 6 अंग बताए थे। उनमें से मैंने आपको बताया था कि 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कितने का? 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। लेकिन केवल छठा जो है बेटा, केवल जो छठा है उसका नहीं है। और छठा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, जिसमें हमने बताया था आपको कि 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जज। ठीक है, हर जज का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 9 साल का होता है हर जज का कार्यकाल। टर्म जो है, जो टर्म है बेटा 9 वर्ष का होता है। एक सवाल का जवाब देंगे, क्या एक ही देश से 2 जज हो सकते हैं? क्या एक ही देश से 2 जज हो सकते हैं बेटा? आपको बताना है तो 15 जज पता होने चाहिए, कार्यकाल होना चाहिए। अध्यक्ष इन्हीं में से बनेगा और 3 साल के लिए, उपाध्यक्ष भी 3 साल के लिए, तो 3 वर्ष के लिए बनेगा, इन्हीं में से किसी को बना दिया जाएगा। 2 जज एक देश के नहीं हो सकते, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उस देश का क्या बढ़ जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें बेटा उसका बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो अध्यक्ष आपको पता हो गया, 15 जज की बात आपको पता हो गई। ठीक है, अध्यक्ष 3, कार्यकाल कुल मिला के 9 वर्ष का। भारत के कितने जज बने हैं आज तक? भारत के जज बेटा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, भारत के 4 जज बने हैं। ठीक है, 4 जज बने हैं और एक अध्यक्ष तक भी बन चुके हैं जिनका नाम नागेंद्र सिंह है। क्या है? अध्यक्ष भी बन चुके हैं नागेंद्र सिंह। ठीक है, नागेंद्र सिंह जो है बेटा वो इसमें अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ठीक है, वरना तो कुल मिला के भारत के जज आज तक, ये टोटल मिला के बात कर रहे हैं। कभी आप सोचो वर्तमान में तो 2 भी नहीं हो सकते एक देश से, 2 भी नहीं हो सकते। ठीक है, पहले बेनेगल रामाराव थे, बहुत बढ़िया। वर्तमान में कौन है? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वर्तमान में कौन है? ठीक है, लास्ट में उनके नाम में भंडारी आया हुआ है, भंडारी बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके जो ये 6 अंग हैं, इनमें से एक अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। वो सीधे सीधे सवाल आएगा, दुनिया का बेटा जो पुलिसमैन है, बताओ वो किसको कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन आपको पता होना चाहिए, कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। सुरक्षा परिषद यानी यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं बेटा, दुनिया का पुलिसमैन इसको कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लघु संसद, दुनिया की लघु संसद, दुनिया की लघु संसद किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुरक्षा परिषद, नहीं महासभा को। हर कुछ सुरक्षा परिषद को ही दे दोगे क्या? महासभा, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को, इसको बेटा जनरल असेंबली को ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब जजों की बात आई अगर, तो आपको मैंने बता दिया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो फिर कल हमने बताया ही था कहां पे है, फिर द हेग में है। द हेग ये कब से काम करता है? 1946 से कार्य कर रहा है बेटा, 1946 से। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि कौन होता है इसका हेड? ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसका कोई हेड भी होता है क्या? तो हाँ जी, हेड भी होता है। इसके हेड को कहते हैं महासचिव। इसके हेड से सवाल बनते हैं। इसका जो प्रमुख है बेटा महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हो, क्योंकि दोनों भाषाओं में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो अपना ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है बेटा, जो सेक्रेटरी जनरल है वो सबसे पहले वाले पूछे जाएंगे। तो जो पहले हैं उनका नाम था त्रिगवेली।
क्या नाम था? त्रिगवेली। और ये कहां के थे? नॉर्वे के। और ये दोनों ही सवाल बनते हैं कि त्रिगवेली कौन से देश के बेटा? नॉर्वे देश के। ठीक है, नॉर्वे। फिर दूसरे सवाल अगर दूसरे पूछे जाएंगे, दूसरे क्यों पूछे जाएंगे भाई? दूसरे में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है बेटा। दूसरे की चीज की दो खासियत है कि एक तो उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो सवाल सीधे सीधे बनता है कि कौन से महासचिव ऐसे हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और एक दूसरी खासियत उनकी कि आज तक मरने के बाद दो ही लोगों को नोबेल मिला है, उनमें से एक वो है, उनमें से एक वो है बेटा, याद रखना है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम। बेटा एक क्वेश्चन नहीं है, मत करो ये भूल, एक सवाल है। यही मैं बता रहा हूं कि ये एक टॉपिक है, इससे संबंधित इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ऐसे टिक लगा के क्वेश्चन आगे बढ़ जाना तो बहुत आसान काम है। ठीक है, ये एक टॉपिक है और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार थम्स अप करके उस बच्चे को याद दिलाएंगे कि कौन कौन बच्चा पढ़ने को तैयार है, कितना भी डीप में, जो पेपर के लिए जरूरी हो, एक बार थम्स अप करके, ताकि उस बच्चे को पता चले सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊंगा। पहले है दूसरे, अगर पूछा जाए तो डैग हैमरसोल्ड है। फिर पहले एशियाई पूछा जाता है, पहले एशियाई है यूथांट। आपके लिए सवाल है यूथांट कौन से देश के हैं? पहले एशियाई है यूथांट। एशिया से जब पहली बार कोई व्यक्ति बना तो उनका नाम यूथांट था। और बेटा पहले अफ्रीकी भी आता है सवाल, वो है बुतरस घाली। पहले अफ्रीकी कौन है? बुतरस घाली। लेकिन इनके देश भी आपको पता होने चाहिए। बुतरस घाली हैं बेटा कहां के? मिस्र के। बुतरस घाली हैं मिस्र के। ठीक है, कहां के हैं मेरे शेरों? तो मिस्र के हैं बुतरस घाली। कहां के हैं? मिस्र के। और मैंने जो आपसे पहले पूछा है वो है बेटा यूथांट म्यांमार के, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार, जिसको पहले क्या कहा जाता था? बर्मा, जो कि भारत से 1937 में अलग हुआ था। कौन से में बेटा? 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, चलिए बुतरस घाली कहां के हैं? मिस्र के। और दूसरे मैंने अभी आपको बताया ही था, एक है डैग हैमरसोल्ड, वो दूसरे वाले हैं। कौन से हैं बेटा? वो दूसरे वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे एक सवाल बताओ कि इस बार यूएन की महासभा में कौन सा सत्र हुआ है? अब मुझे बताओ ये कौन से नंबर का सत्र? यूएन महासभा का सत्र बताना है आपको। सत्र इस बार कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ इस बार कौन सा सत्र था। अस्सीवां। उसकी अध्यक्ष थी एनालिना बेयरबान। और ये सीधे सीधे आता है बेटा सवाल। एनालिना बेयरबान जो है जर्मनी की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, एनालिना बेयरबान। तो एक कौन से सत्र की? 80वें सत्र की कौन है बेटा? ये अध्यक्ष है। इन्होंने चेयर किया है, क्योंकि हर साल एक सत्र होता है और हर साल उसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। हर साल उसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। ठीक है, एनालिना बेयरबान। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, जल्दी से एक बार नजर मारिए जल्दी से बेटा। द हेग 1946 से काम करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 15 जज हैं, 9 वर्ष कार्यकाल, अध्यक्ष 3 साल। भारत के जज आज तक 4 हैं। एक अध्यक्ष बने हैं भारत के नागेंद्र सिंह। महासचिव के तीनों सवाल आपको पता होने चाहिए। वर्तमान कौन है ये आपको बेटा, ये वर्तमान महासचिव जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, वर्तमान महासचिव। ये जब भी आप इसको पीडीएफ से पढ़ोगे तो वो आपको खुद से अपने दिमाग में लेके आना है। अगले सवाल पे चलें, तैयार हैं आप? अगले सवाल पे आ जाइए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेटा? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री आपको इन चारों में से निकालने हैं। इन चारों में जो आपको नाम मिलेगा मरणोपरांत यानी मरने के बाद, जैसे सबसे पहले कौन थे मरणोपरांत? मरणोपरांत वाले सबसे पहले थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है,
सबसे पहले पोस्थ्यूमस बोलते हैं इनको, यानी जो मरने के बाद मिले, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में मिला था, 1966। आपको पता होना चाहिए इस वाले ऑप्शन में से एक ही व्यक्ति हैं राजीव गांधी, बहुत शानदार, पीएम राजीव गांधी, जिनको 1991 में, कब, 1991 में मिला था बेटा ये। ठीक है, चलिए इनमें से जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको मिला है बेटा 1955 में। और याद रखना है ये पहले पीएम हैं, आज तक कुल मिला के 9 लोगों को मिल चुका है जो पीएम रह चुके हैं, 9 लोगों को मिल चुका है जो पीएम है। उनमें एक अंतरिम प्रधानमंत्री होते हैं ना, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वर्ड आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो उनमें से एक है इंटरिम प्रधानमंत्री और बाकी 8 और हैं। तो 9 प्रधानमंत्री आज तक जीत चुके हैं बेटा, या जो पा चुके हैं ये वाला अवार्ड, याद रखना है। मोरारजी देसाई को दोनों मिले हैं, इनको निशाने पाकिस्तान भी मिला है, यानी पाकिस्तान का भी सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है, तो इनको निशान ए पाकिस्तान भी मिला है बेटा। ठीक है, क्या मिला है इनको, निशाने पाकिस्तान भी मिला है, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अब शुरुआत किसे सवाल बनता है सबसे ज्यादा, जो सबसे पहले कब दिया गया था ये, तो सबसे पहले 1954 में, कब, 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। मैं आपसे तीनों व्यक्तियों के नाम चाहूंगा सभी बच्चों से, 1, 2 और 3, जो कह रहे हैं कि जी एक तो सीवी रमन। अच्छा, सीवी रमन, अरे भाई इनको तो नोबेल भी मिला था। हाँ जी, नोबेल भी मिला है इनको नोबेल भी मिला है। चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम भी आ सकता है। फिर दूसरा नाम है बेटा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम कहेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और तीसरा नाम है एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर है नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे। तो जब भी सवाल आएगा पेपर में, आपको यह पता होना चाहिए सवाल कैसे आता है। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री, इनमें से कौन व्यक्ति है जिसको पहला भारत रत्न मिला है, पहला भारत रत्न, और ऑप्शन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो ऐसा नहीं है इन तीनों में भी कोई नंबर है, नहीं, इन सबको पहला ही माना जाता है, और इनमें से एक उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। पर जैसा आज एसएससी पूछती है आजकल सवाल, हो सकता है तीनों को देने के बाद चौथा लिख दे, इनमें से सभी को मिला है, इनमें से सभी को मिला है। तो निशाने पाकिस्तान ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले पीएम तो हो गए ये, सबसे पहले राष्ट्रपति बता दो मुझे, सबसे पहले राष्ट्रपति, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है बेटा। सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी, अब इसके नीचे ही सारी चीजें देखनी है, सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में मिला, कब, 1962। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है बेटा। ठीक है, अब आपको सबसे पहली महिला, अगर मैं कहूं महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी बेटा, इंदिरा गांधी याद रखना है, इनको 1971 में मिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी को कब मिला है, 1971 में। सबसे पहले संगीतकार या गायक पूछ लिया जाए तो संगीतकार बेटा, तो एक तो है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, और बच्चे इसमें लता मंगेशकर करके आते हैं बेटा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, तो इनको मिला है 1998 में। और कभी कभी बेटा इनका नाम ना देके ऑप्शन में होता है पुरुष का नाम, जो पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर। तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर को ये 1999 में मिला है। कब मिला है, 1999 में। सवाल यह भी बनता है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस म्यूजिक से है, तो इनका संबंध है बेटा कर्नाटिक म्यूजिक से।
कर्नाटिक म्यूजिक से हमारे यहाँ दो संगीत जो चलते हैं, जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनमें जो एक वह म्यूजिक है कर्नाटिक म्यूजिक, उससे संबंध है एमएस सुब्बुलक्ष्मी का। पंडित रविशंकर जी को 1999 में। फिर हम लता मंगेशकर जी क्यों करते हैं भाई? पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि लता बता देना जब चलाना हो ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा बीच में इशू आया था, मैं दोबारा बता देता हूं। राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महिला पहली इंदिरा गांधी हैं, पहली महिला पीएम भी हो गई, एकमात्र महिला पीएम है हमारी। संगीतकार एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उनको 1998 में मिला, वो पहली संगीतकार हैं। और अगर पुरुषों में देखें तो वो पंडित रविशंकर हैं, ठीक है। पर फिर सवाल पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इनकी साल भी सीधे सीधे पूछी जाती है 1987 बेटा, 1987। फिर दूसरे विदेशी का सवाल भी आता है बेटा, और दूसरे विदेशी कौन रहे हैं? तो दूसरे विदेशी रहे हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, जिनका साउथ अफ्रीका में वही कद है जो हमारे यहां गांधी जी का। तो नेल्सन मंडेला को कब मिला है ये साल आप बताओगे मुझे। मैं आपको क्या बताऊंगा, इसी साल बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी साल मिला, और साल आप बता रहे हो मुझे, क्या बता रहे हो देख लूं, क्या बता रहे हो? 1990, बहुत बढ़िया, 1990 बेटा, 1990, और 1990 ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये पहले दलित हैं, ठीक है। कौन है? पहले दलित हैं बेटा, ये हैं पहले दलित, पहले दलित। एक सवाल मुझे बताओ जल्दी, पहले मुस्लिम कौन है? पहले मुस्लिम कौन है जल्दी बताओ। पहले मुस्लिम क्या जाकिर हुसैन है? पहले जो मुस्लिम हैं, पहले मुस्लिम आपको पूछना है, अगर पहले मुस्लिम प्राप्तकर्ता भारत रत्न के, तो क्या जाकिर हुसैन है? डॉक्टर बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, मैंने कल आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी देखी थी, पूछी थी, देखी थी कह रहा हूं, पूछी थी, और वो आप लोगों ने 5 करोड़ बताई है। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी जिन्होंने 5 करोड़ बताई है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये सारे सवाल हो गए भारत रत्न के। हम आएंगे अब आगे। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो भाई भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रोटोकॉल मार्ग है वो भारत की मुख्य भूमि के पास संपर्क करता है भाई, दोनों में, यानी कि दोनों में संपर्क बनाने का काम करता है, याद रखना है। और जो बच्चे इसमें कह रहे हैं नेशनल वाटरवे 2, वो बिल्कुल ठीक हैं। क्या कह रहे हैं? जो नेशनल वाटरवे 2 कह रहे हैं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, कहां पे है नेशनल वाटरवे 2? कहां पे है? क्या ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है? क्या ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई क्या 891 किलोमीटर है? क्या 891 किलोमीटर है बेटा इसकी लंबाई? जल्दी बताओ, क्या इसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर है? 891 किलोमीटर, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे लंबा वाटरवे कौन सा है? सबसे लंबा, याद रखना है, नेशनल वाटरवे, जिसे हम कहते हैं जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसे हमारे हवाई मार्ग, जैसे हमारा रेल मार्ग, वैसे ही हमारा जल मार्ग बेटा, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाले सवाल का जवाब, कि सबसे लंबा जो है, क्या इलाहाबाद से हल्दिया है? क्या सबसे लंबा है? क्या 1620 किलोमीटर का है? तो ये तीनों फैक्ट लिखने हैं आपको। इलाहाबाद से हल्दिया बेटा, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, ठीक है, सबसे लंबा है, ठीक है। और 1620 किलोमीटर का है क्या? जल्दी बताओ। तो 1620 किलोमीटर का है, ये सबसे लंबा है। नेशनल वाटरवे क्या 1 है बेटा? क्या नेशनल वाटरवे 1 है बेटा? जल्दी बताओ। नेशनल वाटरवे 1 है,
हाँ बेटा, मैंने 1937 ही बताया है, 1937 ही बताया मैंने, बर्मा वाला मैंने 1937 ही बताया है। और वो किस अधिनियम के तहत है, वो आता है फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1 हमने कर दिया बेटा, और ये 5 राज्य और 3 नदियों से होके जाता है। कभी कभी सवाल आता है 5 राज्यों से होके गुजरता है, सबसे छोटा कौन जवाब देगा? 5 राज्यों से ये होके गुजरता है बेटा, याद रखना है। सबसे छोटा कौन जवाब देगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो सबसे छोटा है वो कौन बताएगा? क्या 19 नेशनल वाटरवे 69 है? क्या नेशनल वाटरवे 69 जो है वो सबसे छोटा है? और क्या बेटा वो केवल 5 किलोमीटर का है? केवल 5 किलोमीटर का, तो हाँ जी सबसे छोटा है, और केवल 5 किलोमीटर का है। क्या है? 5 किलोमीटर। अब आप देख लो, एक तो कितना बड़ा है, एक तो है 1620 किलोमीटर का, कितना है? 1620 किलोमीटर का, याद रखना है, और एक केवल 5 किलोमीटर का है। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, चलिए, नेशनल वाटरवे जो 100 है वो कौन सी नदी पे है, ये सवाल बनता है। नेशनल वाटरवे 100 जो है वो कौन सी नदी पे है? NW100, NW100 जो है बेटा, याद रखना है, वो तापी नदी पे है। और इसका राज्य भी पूछा जाता है, जो राज्य आपको बताना है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और बेटा गुजरात। आगे से हम इनको शॉर्ट में भी लिखा करेंगे। महाराष्ट्र को केवल क्या लिख देंगे? MH। ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये सारे के सारे सवाल एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करो कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क करता है। तो नेशनल वाटरवे 2 कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, 891 किलोमीटर का है। सबसे लंबा इलाहाबाद से हल्दिया, 1620 किलोमीटर, इसका नाम है नेशनल वाटरवे 1। ये 5 राज्यों में है बेटा। कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। ठीक है, चलिए, और नेशनल वाटरवे 69 सबसे छोटा है, ये 5 ही किलोमीटर का है। अब आपको एक सवाल बताना है कि सबसे ज्यादा, आपको बताना है बेटा, सबसे ज्यादा नेशनल वाटरवे कहां है? सबसे ज्यादा जलमार्ग वाला राज्य, मैं पूरा लिख लेता हूं हिंदी में, सबसे ज्यादा, ताकि आप बच्चे उसे पढ़ सकें। जलमार्ग, जलमार्ग वाला राज्य। और आपको बताना है बेटा सबसे ज्यादा जलमार्ग वाला राज्य, सबसे ज्यादा जलमार्ग वाला राज्य आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबसे ज्यादा जलमार्ग, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया बेटा, जो कह रहे हैं महाराष्ट्र। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट में लिखता हूं MH। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे चलें अगले सवाल पे। आओ अगले सवाल पे। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर आयोजित किया गया था? सवाल कोई ना कोई हमें रखना ही पड़ेगा, पर कोशिश है कि उस पूरे टॉपिक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो। और आपको भी मेहनत करनी है बच्चों। जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है ना SSC में, वो ऐसे सवाल भी पूछ लेता है कि जो बच्चे ने सोचे ही नहीं है। इसलिए पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, पर उसे सीखने की, उसे याद करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। बेंगलोर में हुआ था, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो भारत में पहला जो महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में। पहले पुरुषों वाले देखो, ये ज्यादा आते हैं, तो पुरुष क्रिकेट को हमने कर दिया पुरुष क्रिकेट। ठीक है, पुरुष क्रिकेट में जल्दी बताओ कि पहला टेस्ट कब हुआ? पहला टेस्ट सीधे सीधे पूछा जाता है। क्या पहला टेस्ट जो है 1932 में हुआ है? ठीक है, पहला ODI कब हुआ है? वनडे। क्या बेटा 1974 में हुआ है? पहला T20 क्या 2006 में हुआ है? और पहला पिंक बॉल टेस्ट, पिंक बॉल यानी डे नाइट वाला जो होता है, पिंक बॉल की जगह डे नाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिंक बॉल टेस्ट कब हुआ है? तो ये भी आपको बताना है बेटा, ये कब हुआ है। तो जो पिंक बॉल टेस्ट है वो कह रहे हैं बच्चे 2019। क्या कह रहे हैं? 2019। बिल्कुल ठीक है, 2019 बेटा। ठीक है, इसके कैप्टन कौन है? विराट कोहली। थोड़ा थोड़ा सा ये भी याद रखो। पहला T20 बेटा ये भी आपको पता है 2006 में हुआ, 2006
1906 में हुआ। और ये आपको ये भी पता है कि भाई इसके वीरेंद्र सहवाग हैं, ठीक है, सहवाग इसमें कैप्टन रहे थे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, रिवीजन अमृत है पढ़ाई का, जितना कर लोगे उतना कम है। अगर अमृत मिल जाए तो घड़ा भर भर के लाओगे ना, टंकियां भर लोगे अपने। वैसे ही पहला ओडीआई बेटा 1974, अजीत वाडेकर इसमें कप्तान थे। और पहला टेस्ट आपको पता है 1932, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये जो पहले वनडे और पहले टेस्ट हैं, ये दोनों हमारे वर्सेस इंग्लैंड हैं। अगर पूछ ले कोई, ये दोनों ही वर्सेस इंग्लैंड हैं बेटा। क्या है? पहले दोनों ही वर्सेस इंग्लैंड हैं। चलिए, अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप आपको पता है कि ये एक तो है कौन सा वाला, एक तो महिलाओं वाला है। तो महिलाओं वाला वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 1973। 1973, ठीक है, शुरू हुआ 1973 में। लेकिन पुरुष वाला कब हुआ है? क्या उसके बाद हुआ है ये? क्या पुरुष वाला बेटा उसके बाद हुआ है? हाँ जी, पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप है वो हुआ है 1975 में, ठीक है, 1975 में। अब मुझे एक सवाल बताओ जल्दी से कि भारत ने कौन से वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था? महिलाओं वाले में कौन से में लिया था बेटा? जल्दी बताओ, कौन से में लिया था? कौन से में लिया था भारत ने महिलाओं वाले में? 1978, बहुत अच्छे, 1978, बहुत शानदार बेसा। भारत ने हिस्सा लिया है। भारत ने कब लिया है? भारत ने ये महिलाओं वाला जो है, भारत ने 1978 में हिस्सा लिया। इसीलिए जब भी हम अभी जो हमने जीता है ना वर्ल्ड कप, तो जब भी वहां बात आती है कहती है 48 साल में हमने जीता है, 48 में। आप सोच रहे होगे जी ये तो साल तो हो गए इसको चले हुए 52, ये 48 48 48 क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये इसलिए 48 48 कर रहे हैं। अब मैं आपसे 2-3 सवाल इसके बारे में पूछूंगा। देखो, 2-3 सवाल जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हुआ है कौन सा? महिलाओं वाला। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन बेटा, क्या इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ है? क्या इसका जो आयोजन है वो भारत और श्रीलंका में हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताओ, इसका जो आयोजन है वो भारत और श्रीलंका में हुआ है क्या? कमेंट करके बताओ कहां पे हुआ है। चलिए, ठीक है, हाँ। अब इसका फाइनल कहां हुआ? क्या डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई। क्या डीवाई पाटिल में हुआ है बेटा? क्या भारत विजेता है? क्या भारत ने हराया है बेटा किसको? अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका जिसे बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। क्या 52 रन से हराया है मेरे शेरों? क्या 52 रन से? कितना? 52 रन से, ठीक है, 52 रन से हमने हराया है। कितने रन से हराया है? 52 रन से हराया है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, जो फाइनल है उसमें सबसे ज्यादा रन, फाइनल में रन जो बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सबसे ज्यादा भारत की तरफ से जो बनाए हैं, तो वो बनाए हैं किसने? शेफाली वर्मा ने, ठीक है, शेफाली वर्मा भारत की तरफ से। 87 रन है। कितने हैं? 87 रन और 2 विकेट। और ये सवाल सीधे सीधे आएंगे क्योंकि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। भारत पहले भी 2 बार फाइनल में पहुंच चुका था। भारत कब कब फाइनल में पहुंचा है? भारत पहुंचा है, देखो नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए, भारत फाइनल में कब कब पहुंचा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या 2005 में पहुंचा था? क्या उसके बाद 2017 में भी पहुंचा है? क्या 2025 में भी पहुंचा है? 2025। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट, विकेट इसमें क्या दीप्ति शर्मा नाम है क्या बेटा? दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, दीप्ति शर्मा। और क्या ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं? क्या ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं
बेटा क्या ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं? ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 87 रन बनाए हैं। ठीक है, 87 रन, 2 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, और ये कि दीप्ति शर्मा को सबसे ज्यादा विकेट हैं और वो साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं। कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? और ये सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, ये कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? अब इनके कोच केवल आप बता दो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑफ द टूर्नामेंट, केवल इसके कोच आप बता दो टीम के कौन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये हैं। अब कोच है बेटा अमोल मजूमदार, सीधे सीधे सवाल आएगा, कोच हैं अमोल मजूमदार। ठीक है, चलिए पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक है? लेखक हैं, जल्दी बताओ कौन है? बल्कि ये तो सब महिलाएं हैं, तो सीधे सीधे लेखिका हो जाएंगी, लेखिका हो जाएंगी बेटा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, सल्ट्री डेज उन्होंने लिखी है जिन्होंने स्पीड पोस्ट भी लिखी थी। जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्पीड पोस्ट। जिन्होंने एक पुस्तक और लिखी है बेटा, एक और लिखी है बॉलीवुड नाइट्स। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन है, बॉलीवुड नाइट्स। ठीक है, बॉलीवुड नाइट्स भी लिखी है, और याद रखना है इसके साथ साथ ये सल्ट्री डेज पुस्तक भी लिखी है और उनका नाम है शोभा डे। क्या नाम है? शोभा डे उनका नाम है। ठीक है, चलिए अब आप एक बताओ, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखी है? क्या किरण देसाई ने लिखी है? किरण देसाई बेटा। ठीक है, और किरण देसाई जो हैं, क्या इनको बुकर अवार्ड मिला है? इनको बुकर मिला है तो कब मिला है? जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर इनको बुकर मिला है तो कब मिला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए ये आपको कमेंट करके बताना है बुकर कब मिला है। तब तक मैं एक पुस्तक और पूछूं आपसे, अ लाइफ अपार्ट किसकी पुस्तक है? अ लाइफ अपार्ट बेटा किसकी पुस्तक है? तो लाइफ अपार्ट पुस्तक किसकी है? प्रभा खेतान की है, और वो आपको हमेशा याद रखनी है, प्रभा खेतान की है। अब बुकर जो बच्चे कह रहे हैं 2006, बिल्कुल ठीक है 2006। क्या एक ही महिला को आज तक बुकर मिला है? क्या आज तक एक ही महिला को बुकर मिला है बेटा, या 2 मिला है? जल्दी से मुझे बुकर पुरस्कार की विजेता महिलाओं के नाम बता दो, जल्दी से बुकर पुरस्कार विजेता महिलाओं के नाम बता दो। ठीक है, चलिए 2 हैं, अरुंधति रॉय 1997 में, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय 1997। जल्दी बताओ, द जोया फैक्टर किसकी बुक है? द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर किसकी बुक है? जोया फैक्टर। इन चारों में से किसी की है? इन चारों में से ही किसी की पुस्तक है बेटा द जोया फैक्टर। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसकी है। जैसे अनीता नायर की है द बेटर मैन, अनीता नायर की है बेटा द बेटर मैन। इनकी कौन सी है? द बेटर मैन। ठीक है, वैसे ही अनुजा चौहान की है द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर। तो ये कुछ किताबें हैं, वैसे किताबें हम धीरे धीरे और भी करेंगे, केवल इन किताबों से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें और भी करनी है। जैसे हमें करनी है बेटा, राधिका वाज की एक बुक है अनलाइक लेडी, क्या है? अनलेडी लाइक, सॉरी अनलेडी लाइक है, वो हमें वो भी याद रखनी है, अनलेडी लाइक, अनलेडी लाइक। ठीक है, चलिए अनलेडी लाइक राधिका वाज की है। तो ये धीरे धीरे इन पुस्तकों पे भी हम कमांड बनाएंगे, हालांकि पुस्तकें बिना उसके याद करना बड़ा मुश्किल रहता है ना। तो अनलेडी लाइक राधिका वाज की है, जल्दी से एक बार पढ़ेंगे बेटा। ये किसकी है? अनीता नायर की है द बेटर मैन। शोभा डे की स्पीड पोस्ट भी है, सल्ट्री डेज भी है, बॉलीवुड नाइट्स भी हैं। अनुजा चौहान की क्या द जोया फैक्टर है? बिल्कुल है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस क्या किरण देसाई की है? बिल्कुल है। अ लाइफ अपार्ट बेटा क्या ये प्रभा खेतान की है। और अरुंधति रॉय की बेटा आजादी है एक, कौन सी है? आजादी। ठीक है,
आजादी है एक तो, और एक जिसके लिए इन्हें मिला था वो पुस्तक आपको अलग से और याद रखनी है ये। चलिए क्लियर है। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था सॉरी, किसके आधार पे किया गया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? तो आपको पता होगा भारत की संविधान सभा का जो गठन है, आपको बताना है बेटा हमेशा कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, जल्दी बताओ। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च। कब आया है? 24 मार्च को आया है, ठीक है। कब आया है? तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे। ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया। 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक है, भारत में आया है कैबिनेट मिशन जो योजना है। इसके तहत फिर आपको पता है कि हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कितने लोग होने थे संविधान सभा में बेटा? संविधान सभा में क्या 389 लोग होने थे? क्या 389 को बेटा 296 और 93 में बांटा गया? क्या ये 296 जो हैं, जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उस टाइम के, क्या ब्रिटिश प्रांत से थे 296? और ब्रिटिश प्रांत में भी बेटा याद रखना है, प्रांत प्लस कमिश्नरी है ये, ब्रिटिश प्रांत प्लस कमिश्नरी। ब्रिटेन में उस टाइम पे कमिश्नरी भी थी, मतलब ब्रिटिश कमिश्नरी भी थी भारत में, ठीक है। और ब्रिटिश कमिश्नरी कितनी थी बेटा? कुल मिला के 4 थी। और ये ब्रिटिश प्रांत कितने, ध्यान रखना है, इससे मेंबर थे 292, और ये कुल मिला के 11 प्रांत थे। कितने थे? 11 प्रांत। तो यहां कमिश्नरी भी 4 हैं, मेंबर भी 4 हैं, 4 सदस्य हैं, और 4 ही क्या है बेटा? 4 ही आपको याद रखना है, 4 ही मेंबर हैं और 4 ही कमिश्नरी हैं। उस टाइम पूछ ले ब्रिटिश प्रांत कितने थे ये, और देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है। जल्दी से मुझे एक कमेंट करके बताओ, इनका कभी कभी पूछा जाता है कि ये कैसे चुने गए। तो देखो, कुछ तो नॉमिनेशन से, जो रियासतें हैं उनमें क्या होगा, जो प्रिंसली स्टेट हैं जहां राजा काम कर रहे हैं, वहां क्या होगा बेटा? राजा कह देंगे जी ऐसे ऐसे करो, आप लोग चले जाओ, तो उन्हीं लोगों को जाना भी पड़ेगा। तो याद रखना है, देसी रियासतों में नॉमिनेशन चला था और यहां हुआ था चुनाव, लेकिन चुनाव था अप्रत्यक्ष। कितने लोगों पे एक का चुनाव हुआ था? कितने लोगों पे, जल्दी बताओ, कितने लाख लोगों पे एक का चुनाव हुआ था? ये आपको बताना है, कितने लाख लोगों पे एक का चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसकी फिर बैठक पे आते हैं हम। जब तक आप बताएं, इसकी बैठक पे आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसकी जो बैठक है ना, वो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इस दिन जो अध्यक्ष थे ना, टेम्परेरी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस दिन टेम्परेरी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। तब तक आपने बना दिया क्या बेटा, कि ये जो है 10 लाख पे एक था, 10 लाख पे 1 मिलियन, 10 लाख या 1 मिलियन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। फिर जो स्थाई अध्यक्ष बने, स्थाई, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने हैं मेरे शेरों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो अगली मीटिंग में बने 11 दिसंबर को। कब बने हैं? तो वो 11 दिसंबर 1946 से बने। जल्दी से मुझे एक कमेंट करके बता दो बस आप, कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कब आया था? क्या 13 दिसंबर को पेश किया गया था? क्या 13 दिसंबर को, क्या 13 दिसंबर को? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप नवंबर में कहां चले गए बेटा? आप नवंबर में कैसे चले गए जब दिसंबर में ही सारी बात चल रही है, ठीक है। तो वो आया था, पेश किया गया था 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। और वो पास हुआ था, यानी पारित हुआ था कब? तो वो पारित हुआ था बेटा 22 जनवरी 1947 को।
आपको बताना है पेश किसने किया था, किसने पेश किया था? क्या पंडित नेहरू ने किया था? पंडित नेहरू बेटा, पंडित नेहरू ने क्या ये पेश किया था? हाँ जी, पंडित नेहरू ने ही ये पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है हम कैसा संविधान अपने लिए चाहते हैं, ठीक है, कैसा संविधान हम अपने लिए चाहते हैं, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का यही मतलब है, ठीक है। संविधान बनके तैयार हुआ था, आपको पता होना चाहिए संविधान, ठीक है। तो क्या 26 नवंबर 1949 ये हमने अंगीकृत किया, खुद से अंगीकृत यानी कि एक तरह से एक्सेप्ट किया था, अंगीकृत किया, और बेटा ये लागू हुआ पूरी तरह से लागू। तो लागू कब हुआ है? तो 26, ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950। एक फैक्ट बीच में रह गया है जो आपसे मुझे पूछना है कि भाई इसकी अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक मुझे आपसे पूछना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक एक बार बता दीजिए कब हुई है, ठीक है। अंतिम बैठक कब हुई है ये बता दीजिए। चलिए, चौबीस जनवरी जो कह रहे हैं वो एक बार हाथ उठाओ। 24 जनवरी जो कहने वाले हैं वो एक बार हाथ उठाओ। तो 24 जनवरी है ना बैठक, अंतिम बैठक आपको पता होनी चाहिए। अंतिम बैठक जो है, लास्ट जो सिटिंग हुई थी तो वो बेटा 24 जनवरी, ठीक है, 1950। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। इनमें से 93 सदस्य देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब मैंने आपको जो बताया है, अगर उसके बाद भी आप इसे गलत करेंगे तो बेटा फिर हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये 389 हमने पढ़ लिया, 93 ये भी पढ़ लिया, 296 भी पढ़ लिया। अब हमें बताना है इसमें कुल मिला के अनुच्छेद कितने थे। अनुच्छेद, तो इसमें उस टाइम पे बेटा अनुच्छेद थे, याद रखना है। कितने थे बताओ जल्दी। 395 कौन कौन कह रहा है? 395। अनुसूची कौन कौन बताएगा कितनी थी? अनुसूची बेटा, अनुसूची जो बताएगा कि जी 8 थी। हाँ, अभी कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? अभी 12 हो गई हैं अनुसूची बेटा, ठीक है। अनुसूची हो गई हैं अब फिलहाल 12। चलिए, बैठक इसकी कितने दिन चली थी? संविधान सभा की अगर हम बात करें तो बैठक 165 दिन। बैठक कितने दिन हुई है बेटा? 165 दिन। और मुख्य बहस 114 दिन। जो मुख्य बहस है ना, जो मुख्य बहस है अगर वो देखी जाए तो 114 दिन, ठीक है, 114 दिन बेटा। जल्दी बताओ, ये हिंदी में लिखा था या अंग्रेजी में? प्रेम बिहारी राम नारायण रायजादा ने ये किस में लिखा था उन्होंने, हिंदी में या अंग्रेजी में? जो हम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बोल रहे हैं, किस में लिखा था? क्या हिंदी में या अंग्रेजी में? जल्दी बताओ। हिंदी में तो ये लिखो, बसंत कृष्ण वैद, ठीक है। और अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसमें कितनी महिला थी बेटा? इसमें महिलाएं कितनी थी? इसमें हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, इसमें महिलाएं कितनी थी? क्या 15 थी? क्या महिला बेटा इसमें 15 थी? तो इसमें महिला थी 15। महिला कितनी थी? इसमें 15 थी बेटा, ठीक है। जिनमें से यूपी से 5 थी। यूपी से कितनी थी बेटा? 5, ठीक है। जब ये हमारी संविधान सभा भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग हो गई तो भारत के हिस्से में कितनी आई? ठीक है, भारत के हिस्से में बाद में जब हमारी संविधान सभा, याद रखना है, हमारी संविधान सभा 389 से कितने पे आ गई थी बेटा? 299 पे आ गई थी। 299 पे। कब?
ये पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद, फिर हमारे हिस्से में विभाजन के बाद हम मेंबर्स की बात करें तो 389 से 299 आ गए। और वही महिला जो है भाई, भारत के जो भारत की संविधान सभा है उसमें 12 महिला रह गई थी, 12 भारत की संविधान सभा में, ठीक है, इसमें भारत की संविधान सभा में। जल्दी बताओ खर्चा कितना हुआ था, खर्चा कितना हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको खर्चा कितना हुआ टोटल। तो आपको खर्चा भी पता होना चाहिए, लगभग 64 लाख रुपए आता है, लगभग 64 लाख, कितना है 64 लाख रुपए। और ये बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एक सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि जब ये बन के तैयार हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल, अनुसूची यानी शेड्यूल्स हैं 8। तो आप बताओ मुझे जल्दी से, शेड्यूल्स 8 हैं बेटा, जो अंग्रेजी वाले हैं वो कीवर्ड को लिखते रहो, मैं बोलता रहूंगा साथ में। मुझे ये बता दो इसमें पेज कितने होंगे उस टाइम पे, पृष्ठ कितने थे ओरिजिनल वाले में। तो ओरिजिनल वाले की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें पृष्ठ थे 251, कितने थे, पृष्ठ थे 251, कितने थे 251, पेज थे 251, ठीक है, ये मुख्य बहस हो गई। और पेज थे इसमें 251, ठीक है, 251। एक सवाल और बताओ बेटा, एक सवाल लास्ट मुझे बता दो बेशक, कि संविधान सभा की, संविधान की कितनी रीडिंग की थी संविधान सभा ने, संविधान की रीडिंग, वाचन जिसे बोलते हैं, वाचन मुझे बताओगे क्या आप, वाचन यानी रीडिंग कितनी हुई थी, क्या 3 रीडिंग हुई थी बेटा, क्या 3 रीडिंग हुई थी कुल मिला के, 3? क्या कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये बता सके कि वो कब से कब हुई, क्या कोई भी बच्चा ऐसा है? देखो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ये ठीक है क्या? क्या दूसरा बेटा 15 नवंबर रहेगा? क्या दूसरा जो भी बता सकता है बताओ, क्या दूसरा जो है वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949? ये जो दूसरा है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, हाँ 15 नवंबर 1948 बेटा, से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। चलिए तीसरी जो बता देगा बताओ मुझे, तीसरी रीडिंग इनमें से कौन बच्चा बता सकता है बेटा कि वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को थी? 14 नवंबर से 26 नवंबर, तीसरी जो रीडिंग है 14 नवंबर, और ये सीधे सीधे पूछी जाती है, 14 नवंबर से 26 नवंबर, बस दूसरी वाली में साल बदल रही है, दूसरी वाली में बेटा 26 नवंबर, वही जिस दिन हमने पूरा ये अपना लिया था 1949। ये 3 रीडिंग रहेंगी, ये 3 रीडिंग इसमें रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए कुल बैठक बेटा याद रखना है वो 165, और हाँ 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, क्लियर है यहां तक? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये पहली थी। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, एक जनरल सी रीडिंग की, इसमें ज्यादा नहीं किया। फिर 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ये 15 नवंबर 48 है और 17 अक्टूबर 49 है, यानी लगभग 1 साल के करीब, 11 महीने के करीब चलिए बेटा। तो ये क्या है, डिटेल में डिस्कस किया गया था, डिटेल में बेटा, ये मैं देख लूंगा 166, अगर ऐसी बात है तो। कोई फैक्ट अगर आपको लगे कि कहीं डाउट है तो आप जरूर बताओ, मैं अगली क्लास में, मैंने जो अब तक रिसर्च की है उसमें 165 ही है, पर अगर कोई चेंज है तो मैं कल आपको बता दूंगा। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर का ज्ञान मुझे हो, ये इस चीज़ का मैं नहीं कहता हूं, मेरी कोशिश आपको बिल्कुल करेक्ट फैक्ट देने की है, पर आपका कोई भी डाउट हो तो आप रखो उसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय, प्रांत वाले, देखो जिनकी संघीय समिति यानी यूनियन कमेटी, तो संघीय समिति,
ठीक है, और एक संघ संविधान समिति, ये भी इन्हीं की है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान ये समिति, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू। और बेटा प्रांतीय संविधान भी किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, जल्दी मुझे बताओ, संचालन समिति, केवल संचालन, केवल संचालन की अगर बात करें तो किसको? केवल संचालन की बात करें अगर हम, संचालन समिति की बात करें तो, संचालन समिति की अगर बात करें बेटा तो वो बताओ मुझे एक बार, कौन है? प्रांतीय, जैसे प्रांतीय संविधान, ठीक है, जो प्रांतीय समिति अलग है। ये बेटा देखो, ये प्रांतीय समिति रखनी है केवल, आपको ये क्या रखनी है? प्रांतीय। तो प्रांतीय समिति की अगर बात करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए। पर प्रांतीय संविधान जो आएगी ना, प्रांतीय संविधान किसकी आएगी? वो किसकी आएगी? सरदार पटेल की। प्रांतीय संविधान सरदार पटेल की आएगी। हाँ, अगर इसके हिसाब से ही देखें तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो सरदार पटेल, और ये संघीय समिति और संघ संविधान समिति, और बेटा एक प्रांतीय समिति, केवल एक प्रांतीय समिति है। तो प्रांतीय समिति की अगर हम बात करें तो ये किनकी हैं? ये तीनों ही जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। किनकी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि राष्ट्रीय ध्वज पे जो तदर्थ समिति है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय यानी एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी ऑन किससे बेटा? नेशनल फ्लैग। ये किसका है? ये किसका है आपको बताना है, कि ये आपको बताना है बेटा। और जैसे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, जो बिजनेस सही से चलता रहे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, तो ये किनकी है? ये के एम मुंशी की है। किनकी है? के एम मुंशी। किसकी है? के एम मुंशी। यहां आपने नहीं बताया भी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बेटा प्रांतीय संविधान आएगा तो आपको सरदार पटेल करना है, और केवल प्रांतीय आए तो आपको पंडित नेहरू करना है। क्या करना है? पंडित नेहरू करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक थे पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति, सदन यानी हाउस कमेटी, सदन समिति याद रखना है बेटा, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। ठीक है, और यहां हमने कर दिया था राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी हम कुछ कमेटी आगे भी करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इतनी आज हमने निपटाई है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अल्पसंख्यक और जनजातीय मामले, ये भी सरदार पटेल की है। ये और कर लेना आप कि भाई एक तो मूल अधिकारों पे जो समिति है वो भी सरदार पटेल की है, मूल अधिकारों पे जो कमेटी है बेटा वो भी सरदार पटेल की है, मूल अधिकारों पर है ना जो है। और अल्पसंख्यक याद रखना है, मूल अधिकारों पर जो कमेटी है, अल्पसंख्यक और जनजातीय मामलों वाली जो कमेटी है, तो वो भी ध्यान रखना है, वो भी किसकी है? सरदार पटेल की है। किसकी है? सरदार पटेल की है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कहां हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताओ। सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कहां हुआ था? क्या लाहौर में? क्या मुल्तान में? थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग बेटा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ठीक है बेटा, ये थर्ड रीडिंग ठीक है, 14 नवंबर से 26 नवंबर, ये फाइनल किया था, इस टाइम पे फाइनल किया था, तो बिल्कुल ठीक है बेटा। जो मुल्तान कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, जो मुल्तान कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। 1100 कब? ये जो सवाल हमारा अगला आया है मुल्तान, ठीक है, 1175 में। कब? 1175। फिर आपको पता होगा मोहम्मद गौरी 1178 में पाटन गुजरात पे भी करता है, पाटन गुजरात पे बेटा।
ये पाटन वही है क्या जहाँ रानी की वाव है, जहां रानी की वाव है, क्या ये वही पाटन है बताओ? और भीम सेकंड ने इसे हरा दिया था, राजा भीम सेकंड ने हराया, राजा भीम सेकंड ने हराया। तो सीधे सीधे राजा का नाम भी पूछा जाएगा। फिर दो हैं इनके बहुत महत्वपूर्ण, 1191। बताओ कौन सा युद्ध है 1191 और कौन सा है 1192, और किसके खिलाफ लड़ा है और क्या रिजल्ट आया है? थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओ, मैं बताता हूं। फिर 1194 भी, 1194, 1191 भी बेटा, 1192 भी और 1194 भी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1191 आपको पता होगा कि तराइन का पहला युद्ध है क्या? क्या तराइन का पहला युद्ध है? बिल्कुल। तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन कौन सा है? प्रथम युद्ध। और याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय हैं वो, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराया इनको, पृथ्वीराज तृतीय से हार का सामना करना पड़ा था किसको? मोहम्मद गौरी को बेटा। तराइन का द्वितीय युद्ध आएगा फिर अगले साल 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। मानते हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती की थी इसको छोड़ के, तो याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई इसमें, पृथ्वीराज तृतीय जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, उनकी हार हो गई बेटा, ठीक है, उनकी हार हो गई। फिर आपको पता है 1194 जो इन युद्धों में जयचंद ने उनका सहायता की थी, जयचंद। तो यहां बेटा ध्यान रखना है चंदावर का युद्ध। क्या चंदावर ही है? जल्दी बताओ, चंदावर है? मैं गलत तो नहीं लिख रहा? चंदावर ही है क्या? मैं गलत तो नहीं लिख रहा बेटा? आपको बताना है ये। तो याद रखना है 1194 में, और जयचंद को हराया। अब पृथ्वीराज को ही, तृतीय को ही क्या कहते हैं? तो कहते हैं बेटा, याद रखना है, क्या कहते हैं इनको? पृथ्वीराज तृतीय को ही कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान। क्या इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, लिखी किसने है वो? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी किसने है बेटा? ध्यान रखना है, पृथ्वीराज, ध्यान रखना है, रासो, पृथ्वीराज रासो लिखी है चंदर बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के कहां पे थे? जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। चलिए, ये मोहम्मद गौरी के बारे में एक चीज और कही जाती है कि लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। हालांकि इस पर विवाद है, ठीक है, पर फिर भी पूछ ले तो कि आकृति वाले सिक्के, ठीक है, यानी लक्ष्मी की आकृति होती थी उन पे, तो वो सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और सिक्के को क्या कहा जाता था? दहलीवाल। क्या कहा जाता था? दहलीवाल, ठीक है, दहलीवाल कहा जाता था। जैसे हमने युद्ध कवर किए हैं वैसे ही हम आगे के युद्ध भी कवर करते हुए आएंगे। तो देखो, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण आपको पता होना चाहिए 1900 या 1100। भाई 1100, वो कहां 1900 आ गए मेरे भाई, मुल्तान में, ठीक है। अब ये मुल्तान कौन से देश का पार्ट है? फिलहाल ये कौन से देश का पार्ट है, ये आपको बताना है बेटा। ये कौन से देश का पार्ट है? तब तक हम अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? सुल्तान की पदवी, जल्दी बताओ बेटा। क्या गयासुद्दीन मोहम्मद ने की है? क्या गयासुद्दीन मोहम्मद ने की है, जो सुल्तान की पदवी दी है किसको? पृथ्वीराज कुतुबुद्दीन ऐबक को। पृथ्वीराज से अभी हम वापस नहीं आ पाए। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जो सुल्तान की पदवी दी है, गयासुद्दीन मोहम्मद ने दी है। क्या दी है? गयासुद्दीन मोहम्मद ने दी है। जल्दी बताओ, ये क्या दिल्ली का पहला मुसलमान प्लस तुर्क शासक था? ये दिल्ली का पहला मुस्लिम प्लस तुर्क शासक था? जल्दी बताओ, दिल्ली का पहला मुस्लिम प्लस तुर्क शासक था बेटा, तुर्क शासक, ठीक है। क्या इसको लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। तो ध्यान रखना है आपको कि हाँ जी, इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। मुझे सवाल बताओ, इन्होंने क्या कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार का जो एक तरह से फाउंडेशन है ना, वो रखवाया था इन्होंने? कुतुब मीनार का बेटा फाउंडेशन याद रखना था वो इन्होंने। और किसकी याद में, किसके लिए? तो सूफी संत थे एक, सूफी संत कुतुबुद्दीन
ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार बेटा काकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इसे पूरा किसने कराया, तो पूरा कराया बेटा इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश। सवाल यही बनता है, हालांकि काम और भी एक शासक ने करवाया है, लेकिन अभी आप यही याद करो क्योंकि यही सवाल बनता है। तो दिल्ली का पहला शासक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा, जो मुस्लिम और तुर्क हो, ऐसा जो याद रखना है, पहला मुस्लिम प्लस तुर्क शासक। गौरी का गुलाम था वैसे ये, मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसकी एक खासियत ये भी है, मोहम्मद गौरी का बेटा एक गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम, ठीक है। चलिए, क्या बेटा जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी इसी ने बनवाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये है कहां पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने निर्माण करवाया था, ठीक है। निर्माण इसके जो करवाए हुए हैं उसमें कुतुब मीनार भी है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, और एक मस्जिद है दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बेटा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भी उसी में है। और याद रखना है 2.5 दिन का जो झांपड़ा है वो कहां पे है बेटा, अजमेर में है। कहां पे है, अजमेर में। एक सवाल बहुत बार पेपर में आता है और वो बच्चे गलत करके आते हैं, पता नहीं क्यों। जल्दी बताओ, सफदरजंग का मकबरा कहां है? सफदरजंग का मकबरा मुझे बता दो एक बार, ठीक है, याद रखना है। जब इसने ये चीजें बनाई है ना, जिसने चीजें बनाई है, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में बेटा, याद रखना है। सफदरजंग का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो कहते हैं, इसकी मृत्यु हुई, और इसने गुम्बद और मेहराब कला का शुरुआत की थी। गुम्बद जो इसने बिल्डिंग वगैरह बनाई है ना, तो गुम्बद और मेहराब कला, मेहराब कला ये शुरुआत किसने करवाई है, तो ये इन्हीं ने करवाई है। गुंबद और मेहराब कला की शुरुआत बेटा करवाई है, याद रखना है। और पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए मृत्यु, ये भी आता है कि किसकी मृत्यु हुई थी, तो चौगान खेलते हुए मृत्यु, ठीक है। चलिए, जिसे पोलो भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनमें बता दो बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? आप में से कौन बताएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें कौन सबसे छोटा है, जिसका केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर ही है? 32 किलोमीटर स्क्वायर, जल्दी बताओ। तो याद रखना है, क्या वो लक्षद्वीप है? क्या वो लक्षद्वीप है बेटा? क्या लक्षद्वीप है? अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है सबसे बड़े 5 राज्य, क्योंकि यहां सवाल बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य, सबसे बड़े बेटा 5 राज्य। तो जो बच्चे कह रहे हैं राजस्थान पहले नंबर पे है, वो हाथ ऊपर करो बेटा। जो राजस्थान पहले नंबर पे बता रहे हैं, एमपी महाराष्ट्र दूसरे तीसरे नंबर पे, जो राजस्थान पहले नंबर पे बता रहे हैं वो एक बार हाथ ऊपर करो, ठीक है। राजस्थान शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ताकि भाई टाइम ज्यादा ना लगे। एमपी दूसरे नंबर पे जो बता रहे हैं, महाराष्ट्र जो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं बेटा वो पहले एक बार करो। चौथे नंबर पे जो यूपी को बता रहे हैं, किसको? यूपी को। और 5वें नंबर पे बेटा जो बता रहे हैं गुजरात को, ठीक है। 5वें नंबर पे जो गुजरात को बता रहे हैं, 5वें नंबर पे जो गुजरात को, ठीक है। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार है। सबसे छोटे आपको गोवा और सिक्किम याद होने चाहिए, 2-2 पूछ लेता है। जो सबसे छोटे राज्य यहीं पे देख लेते हैं बेटा, सबसे बड़े हो गए और सबसे छोटे का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिखे। सबसे छोटे 2 ही याद कर लेना, पहला नहीं पूछता आजकल, सबसे छोटे केवल 2 भी याद कर लोगे ना। तो ये है गोवा, कौन है? गोवा सबसे छोटा है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है बेटा सिक्किम, ठीक है। इतना है, सिक्किम है।
कोई इनका बता सकता है मुझे कि कितना कितना क्षेत्रफल है इनका? जैसे 3702 आपने पढ़ा होगा, 3600 नहीं 3702 किसका? गोवा का पढ़ा होगा। आप सिक्किम का और बता दो बेटा, सिक्किम का और बता दो कितना है? 3702 आपने गोवा का पढ़ा है, सिक्किम का जल्दी से बताओ कितना है? 7000 है, 6000 है, 5000 है, कितना है? 7000 है, 5000 है, 6000 है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7000, 5, 6, 7, 5, 6, 6 निशान भी होने, 7, 5, 6, तो 7096। ठीक है, ये 3702 वर्ग किलोमीटर में होता है हमेशा, और ये है 7096। ठीक है, ये भी स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर। और ये लक्षद्वीप हो गया है। क्या हो गया है? लक्षद्वीप। क्या मुझे जनसंख्या में पहले 3 राज्य बता सकते हो? मैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कह दूं तो दिक्कत तो नहीं है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार में कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या ध्यान रखना है? मैं कहूं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सही है, या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सही है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सही है, या फिर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार? ठीक है, जनसंख्या, बहुत बढ़िया। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, अपने आप यूपी पहले नंबर पे आए तो आप समझ ही जाओगे। तो बेटा याद रखना है, यूपी पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बिहार। कम से कम 3 आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम अभी देख रहे थे कि भाई केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? किसकी सीमा? इसको हम मैप से पढ़ेंगे, देखो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। तो इनमें देखो कौन कौन है जो इनमें कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश से किसकी नहीं मिलती है, तो देख लो, या त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तो आपको यहां आइडिया लग जाएगा। बांग्लादेश से देखो त्रिपुरा तो ये लगता है ना, मेघालय ये लगता है, और मिजोरम ये लगता है। सीधे सीधे मणिपुर बाहर है, मणिपुर केवल कहां है? मणिपुर बाहर है। तो याद होना चाहिए आपको कि भाई इससे कौन कौन लगती है सीमा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश से कोई बता सकता है सारा किस किस देश की सीमा लगती है? बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है, मतलब हमारा कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से देखो, एक तो वेस्ट बंगाल है, आप रोज देखते ही हो कितनी सारी दिक्कत होती है। वेस्ट बंगाल है बेटा, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है बांग्लादेश से। ठीक है, दूसरा कौन सा है जल्दी बताओ? वेस्ट बंगाल आपने बता दिया। दूसरा देखो यहां पे त्रिपुरा भी है, यहां पे मिजोरम भी है, यहां पे याद रखना है बेटा बांग्लादेश का ये असम भी हो जाएगा, और मेघालय भी। तो याद रखना है आपको, थोड़ा थोड़ा सा मैप की मदद लेनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैप की मदद लेनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक बच्चा कह रहा है कि जी एक तो नहीं, नागालैंड की भी नहीं लगती। हाँ जी नहीं लगती बेटा, नागालैंड की, नागालैंड की नहीं लगती है बांग्लादेश से, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं लगती है। ठीक है, और मणिपुर की भी नहीं लगती है। सीमाएं हम ऐसे ही देख लेते हैं। देखो ये है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से किसकी लगेगी बेटा? गुजरात की लगेगी, राजस्थान की लगेगी, पंजाब की लगेगी, जम्मू कश्मीर की लगेगी, और लद्दाख की लगेगी। मैंने गलत तो नहीं बोला? मैंने गलत बोला है क्या कोई सा? इन 5 में से मैंने कोई सा गलत बोल दिया हो बेटा? इन 5 में से कोई सा मैंने गलत बोल दिया हो तो जल्दी बताओ कौन सा है जिसकी सीमा नहीं लगती है? कि भाई मैं कहता हूं गुजरात की लगती है, मैं कहता हूं राजस्थान की लगती है, मैं कहता हूं पंजाब की लगती है, मैं कहता हूं जम्मू की लगती है, और एक जो है यूटी की भी लगती है, और वो है कौन सा? लद्दाख। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में याद रखना है लद्दाख की लगती है क्या? हाँ जी लगती है। हिमाचल की, उत्तराखंड की लगती है जी, सिक्किम की लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की क्या है बेटा? लगती है। तो ये आपको मैप से यूज करना है, ये आपको मैप से करना है यूज। ठीक है, ये क्या करना है? मैप से। कुछ दिक्कत आ रही है? चलिए ठीक है, आगे चलिए। ये होमवर्क है आपका कि भाई आपको कौन सी सीमा कौन से स्टेट की किससे लगती है, ये आपको देखना है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किस किस के बीच में बेटा?
किस किस के बीच में रेडक्लिफ करती है, जल्दी बताओ। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात करूं तो 38 डिग्री समानांतर, ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल, ये इनके बीच में है, 38 डिग्री समानांतर, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की है, कौन सी है, क्या 49वीं है क्या, 49th, हाँ जी 49th है, 49 डिग्री समानांतर, यानी 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो किसकी है, तो वो है बेटा कनाडा और किसके बीच में, यूएसए के बीच में। सबसे लंबी सीमा है, याद रखना है, सबसे लंबी इसको बॉर्डर माना जाता है, सबसे लंबी सीमा है। तो रेडक्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में है, हाँ जी भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है बेटा, बिल्कुल मैकमोहन रेखा जो है वो आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के। तो फिर एक चीज और मैं पूछ लेता हूं, एलएसी किसके बीच में है, एलएसी जिसे हम बोल देते हैं, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सीधे सीधे सवाल आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है, और चीन, और लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं एलओसी, एलओसी जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो किस किस के बीच में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो किस किस के बीच में है, भारत और पाक के बीच में है, किसके बीच में है, भारत और पाक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर कि हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है, हिंडनबर्ग, जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है बेटा, हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है, और मैनरहीन किस किस के बीच में है, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, ठीक है, और एक है मैनरहीन, मैनरहीन या मैनरहीन लिखा रहता है। तो क्या ये रूस, बेटा कि जो मैनरहीन है जल्दी बताओ, क्या ये रूस और फिनलैंड के बीच में है, और वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और ये है रूस और फिनलैंड, रूस प्लस फिनलैंड, रूस प्लस फिनलैंड के बीच में है। मैंने 38वीं समानांतर जो बताई है बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए बेटा, 38वीं जो समानांतर है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एलएसी एलओसी हमने कर ही लिया है। आगे, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा बैंक है। देखो राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज, यानी जो सरकारी बैंक्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना क्या 1955 में हुई बताओ, स्थापना जो हुई 1955 में हुई, पर 1955 से पहले भी ये किसी बैंक के तौर पे काम करता था। 1955 से पहले बेटा क्या ये इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक। अब आपको बताना है इंपीरियल बैंक कौन से सन से यूज कर रहे थे, जो इंपीरियल बैंक है वो कौन से सन से यूज कर रहे थे आपको बताना है, जो इंपीरियल बैंक है वो कौन से सन से यूज कर रहे थे बताओ। 1921, 1921 से हम इंपीरियल बैंक की बात कर रहे थे, ठीक है 1921 से कर रहे थे बेटा, याद रखना है इंपीरियल बैंक की। और ये जो है ना गोरेवाला समिति, ये जो स्टेट बैंक आया गोरेवाला समिति के बाद आया, गोरेवाला समिति की रिपोर्ट थी, ठीक है, गोरेवाला समिति कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट के आधार पे आया। इससे भी पहले जो इंपीरियल बैंक है ना, इससे भी पहले बंगाल और बेटा बॉम्बे और मद्रास के 3 बैंक थे। ये किन 3 बैंकों को मिलके बना है, तो याद होना चाहिए आपको बैंक ऑफ बंगाल। तो ये बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल बैंक, ये बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, प्लस बॉम्बे, बॉम्बे प्लस मद्रास, मद्रास, ठीक है, तीनों को मिलाकर बना है, तीनों को मिलाकर। इनकी स्थापना नहीं पूछी जाती है तो इसलिए ज्यादा हम यहां नहीं जाएंगे कब कब हुई, क्योंकि 1800 में हुई है, 1800 के उसमें, तो तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे बेटा,
रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, क्या आपको पता है वो कब आए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है बेटा, वो भारत में कब उनकी स्थापना हुई, पहले की मुझे बता दो। पहला जो बैंक है क्या 1975 में स्थापित हुआ? जो पहला बैंक है वो 1975 में स्थापित हुआ। हाँ जी, 1975 में स्थापित हुआ है। ठीक है, पर डेट भी बताओ, इसकी डेट भी पूछी जाती है। 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1975। और याद रखना है इसका अधिनियम आया था 1976 में। अब आप लोग कहोगे जी अधिनियम पहले कैसे आ गया, बाद में कैसे आया, बैंक पहले कैसे बन गया? तो ये अधिनियम आया था 1976 में, पर अध्यादेश 1975 में ही आ गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, सितंबर 1975 में। तो सबसे पहले जो सितंबर 1975 में ऑर्डिनेंस आया था, जब तक कोई कानून ना हो ना तो तब तक फिर ये चल जाता है काम 1975 में। चलिए, एसबीआई के जो पहले हेड रहे हैं वो कौन थे बताओ? एसबीआई के पहले हेड, एसबीआई के पहले जॉन मथाई थे क्या? एसबीआई के पहले अध्यक्ष बेटा, पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे क्या? जॉन मथाई। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जी वो थे जॉन मथाई, जॉन मथाई। और अभी कौन है? श्रीनिवासलू, श्रीनिवासलू शेट्टी है क्या बेटा? अभी हाँ या ना में बता दो, श्रीनिवासलू शेट्टी है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी कौन है? क्या सी श्रीनिवासलू शेट्टी है? शी श्रीनिवासलू शेट्टी करंट जो है, करंट, तो सी श्रीनिवासलू शेट्टी, शी श्रीनिवासलू शेट्टी वर्तमान में है। इनके सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई, तो एसआई मात्रक आपको पता ही है, पूछे ही जाते हैं, एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। आप भार के बताओ, तब तक मैं कुछ और लिख देता हूं ताकि आप मुझे बता सको कौन कौन से हैं भार के, तब तक आप मुझे बता सको बेटा कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए चलिए भार की बताओ पहले। चलिए, ज्योति तीव्रता, कौन सा पेन आ जाता है बार बार? मुझे लिखने की ज्यादा आदत नहीं है ना बेटा, क्योंकि मेरी स्टैटिक की में लिखना होता नहीं है, ये थोड़ी सी समस्या मुझे आती है। ज्योति तीव्रता का क्या है? जैसे आप भार का बता दिया न्यूटन, आप साथ साथ बताते चलो, साथ साथ बताते चलो कि ज्योति तीव्रता का क्या है। जैसे विद्युत धारा का क्या है? विद्युत धारा, क्या ज्योति तीव्रता का, क्या ज्योति तीव्रता का बेटा कैंडेला है? भाई ज्योति कितनी तीव्र है कैसे पता चलेगा? कैंडल से, कैंडेला है ना, तो ध्यान रखना है। और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है बताओ? क्या एम्पियर है? क्या एम्पियर है बेटा? क्या एम्पियर है? और इसके अलावा आपको बताना है कि भाई धारिता का क्या फैराड है? धारिता का, क्या धारिता का जो है फैराड है? धारिता, धारिता जो है क्या उसका फैराड क्या है? फैराड। अब मुझे दाब का बताओ, दाब का, दाब का, दाब का जो बच्चे पास्कल कह रहे हैं वो जल्दी से एक बार हाथ ऊपर करो। दाब का जो पास्कल कह रहे हैं वो जल्दी से एक बार ऊपर करो। जैसे लेंस का डायोप्टर है बेटा, लंबाई का मीटर है, जैसे ताप का केल्विन है, जैसे ताप का क्या है? केल्विन, जैसे ताप का, वैसे ही दाब का बताओ मुझे, दाब का क्या है? जैसे ताप का केल्विन है वैसे ही मुझे दाब का बताओ, पास्कल। भाई दबाव है, पास होना है कल को पेपर में, दाब दबाव है, पास होना है भाई साहब कल को, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, दाब है भैया जी, हमें तो पास होना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। विद्युत धारा का भी आपको पता होना चाहिए बेटा, धारिता का पता होना चाहिए, दाब का पता होना चाहिए, ताप का पता होना चाहिए, और एक आपको पता होना चाहिए लेंस का डायोप्टर। लेंस लिख लेना, डायोप्टर है, और रेडियो धर्मिता का बैकुरल है, रेडियो धर्मिता का बैकुरल है। बाकी चीजें मैं आपको जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो बेटा क्या 5 तय की गई हैं? 5, जिनमें 4 को हम नेचुरल मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं मैन मेड।
कोई बता सकता है क्या उन पांचों को? क्या उनमें से आप एक ठोस बताओगे? ठोस? क्या उनमें से एक आप ठोस के बाद द्रव बताओगे? क्या तीसरे नंबर पे बेटा आप गैस बताओगे? तो यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। नंबर 4 पे क्या आप प्लाज्मा बताओगे? प्लाज्मा। और एक चीज जिसे हम मानते हैं मैन मेड, वो जल्दी बताओ, क्या वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है? क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है? आपसे सवाल मैं पूछता हूं कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो कब, उसकी कब घोषणा की गई थी? जल्दी बताओ। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसकी कब की गई थी बेटा? याद आपको बताना है, घोषणा। तो इसकी जो घोषणा है ना, इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। कब की गई थी? 1924 में। तो ये पांचों चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको सॉलिड पता होना चाहिए, आपको लिक्विड पता होना चाहिए बेटा, आपको गैस पता होना चाहिए, ये अवस्थाएं हैं, गैस अवस्था में भी मिलता है। आपको प्लाज्मा पता होना चाहिए, प्लाज्मा। और आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीधे सीधे सवाल आएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। चलिए, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है बेटा, जो इसमें कह रहे हैं आर्निथोलॉजी, जो कह रहे हैं आर्निथोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। पर क्या आप मुझे मकड़ियों का अध्ययन भी बता सकते हो? मकड़ी का, मकड़ी का अध्ययन बता सकते हो क्या आप मुझे? मकड़ी का मैं कुछ लिखूंगा, आप बताना, ठीक है। मकड़ी का अध्ययन, मकड़ी, ठीक है, मकड़ी का अध्ययन आपको बताना है, ठीक है। क्या इसको अर्कनोलॉजी कहते हैं? अर्कनोलॉजी। जैसे हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं बेटा? हर्पेटोलॉजी, जल्दी बताओ। हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? क्या सरीसृप के अध्ययन को बोलते हैं? क्या सरीसृप के अध्ययन को बोलते हैं? जल्दी बताओ। या उभयचर के अध्ययन को बोलते हैं? उभयचर या सरीसृप, है ना। उभयचर या सरीसृप, यानी कि या तो रेप्टाइल्स को बोल देंगे और या बेटा एम्फीबियंस, जो दोनों जगह चलें। क्या अर्कनोलॉजी है बेटा? ये अर्कनोलॉजी, जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या ये अर्कनोलॉजी है? क्या जैसे मछली का एक्थियोलॉजी है, मछली का एक्थियोलॉजी, ठीक है, मछली का अध्ययन, मछली, क्या एक्थियोलॉजी है? एक्थियोलॉजी। अच्छा, एक और बताओ मुझे, सर्पों का अध्ययन, सर्पों का, क्या सर्पेंटोलॉजी है? सर्पों का बेटा, क्या सर्पेंटोलॉजी है? लॉजी आप देख लेना बेटा, लॉजी लग जाता है अध्ययन के लिए। और एक बताओ मुझे, कीड़ों का, कीटों का अध्ययन क्या? एंटोमोलॉजी है। क्या कीड़ों का अध्ययन बेटा एंटोमोलॉजी है? जैसे कवक का माइकोलॉजी है, कवक, फंगी बोलते हैं हम, कवक का क्या है? कवक जो है बेटा, उनको हम फंगी बोलते हैं, तो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। क्या जो शैवाल हैं, जल्दी बताओ, क्या हम इन्हें एल्गी बोलते हैं? शैवाल, शैवाल को हम एल्गी बोलते हैं क्या? तो क्या इसका फाइकोलॉजी है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है बेटा, या शैवाल का फाइकोलॉजी है? तो जल्दी बताओ। मछली का एक्थियोलॉजी, मकड़ी का जो है वो आपको पता होना चाहिए अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी है, क्या है? अर्कनोलॉजी है, ठीक है, अर्कनोलॉजी है। तो मकड़ी का है अर्कनोलॉजी। और ये हम आगे को और भी करेंगे, ये केवल यही नहीं है, इनको हम और भी करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? आपको पता है ये सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार में ये हाईएस्ट है बेटा। लेकिन याद रखना है आपको कि पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये तीन है, एक तो पद्म विभूषण होता है, कितने लोगों को मिला है आपको बताना है, ये तीनों पुरस्कार कितने कितने लोगों को मिला है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण बेटा, और पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री,
तो हमें इतना ही याद होना चाहिए सबसे पहले तो कि 7 लोगों को क्या पद्म विभूषण मिला था, या 10 लोगों को मिला है, बताओ 7 को या 10 को? पद्म भूषण क्या 19 लोगों को मिला है, क्या 113 लोगों को मिला है ये जो पद्मश्री है, और क्या टोटल 139 है? तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो जोड़ लेना, ये 139 ही बैठेगा। ये क्या बैठेगा? 139 ही बेटा बैठेगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओगे क्या कि जो कुमुदनी लखिया हैं उनको क्या मिला है? क्या कुमुदनी लखिया और शारदा सिन्हा जो हैं, जो पद्म विभूषण की हैं, क्या वो दोनों? कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया बेटा, इन 7 में एक नाम आपको कुमुदनी लखिया का भी मिलेगा, कुमुदनी लखिया। और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि उनका संबंध किससे है? भाई कत्थक से है। किससे है? कत्थक से है। दूसरा सवाल आपसे दूसरा नाम और पूछ लेगा, तो क्या नाम है बेटा दूसरा? तो दूसरा शारदा सिन्हा। हमको सारे नाम इसलिए मैं अभी नहीं रटाना चाह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपका पेपर जब आए उससे पहले 2026 के आ जाए, 2026 के आ जाएं, इसलिए मैं सारे नाम आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो शारदा सिन्हा जो है ये छठ गीत गाती थी, छठ गीत, छठ मैया के गीत है ना, छठ मैया के गीत। जल्दी बताओ पीआर श्रीजेश को क्या मिला है? पीआर श्रीजेश, जो पीआर श्रीजेश हैं उनको क्या मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला था इस बार? पंकज उदास को कौन सा मिला है बेटा? पंकज उदास, ठीक है, या उदास। और बेटा शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार को कौन सा मिला है? शोभना चंद्र कुमार। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, तो शोभना चंद्र कुमार, ये रटते चलना धीरे धीरे। आपको एक टॉपिक की अगर 5-6 चीजें बताई जा रही हैं तो मतलब और भी बताई जाएंगी, ठीक है, याद रखना है। इसका केजी बता रहा है बच्चा, केजी किसका बता रहा है 16 में? एसआई की, एसआई बेटा नहीं, इसका बता रहे हो क्या? न्यूटन ही होता है बेटा इसका, भार की तो न्यूटन ही होती है। न्यूटन ही होता है, ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे चलिए यहां पे, तो भाई पीआर श्रीजेश, पंकज उदास और शोभना चंद्र कुमार तीनों को कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। और ऐसे कुछ डाउट हुआ करे ना, अगर कुछ भी डाउट हो तो उससे आजकल इंटरनेट है, चेक करो, याद रखना है, चेक करना है आपको और फिर आप कर पाएंगे उसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वो आप दूसरा बोल रहे हो, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष आप इनमें से बताइए भाई कौन से हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। आपको पता है कि फिक्की किसके कहने के बाद खोला गया था? फिक्की किसके कहने के बाद खोला गया था बेटा? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। आप इसे ट्राई करो, कौन है फिक्की के अध्यक्ष, तब तक मैं आपको बता दूं न्यू दिल्ली में ये है। जल्दी बताओ कौन है? अनंत गोयंका, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे एक ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, अनंत गोयंका, अनंत गोयंका, अनंत गोयंका, अनंत गोयंका, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बता सकता है कोई भी? फुल फॉर्म की फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जल्दी बताओ मुझे वो दो नाम महात्मा गांधी की सलाह पर किन किन लोगों ने इसे खोला था? महात्मा गांधी की सलाह पर। शीर्ष संस्था है अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में। किसने खोला है? वो दो व्यक्तियों के नाम मैं आपसे चाहता हूं, कि उन दो व्यक्तियों के नाम मैं आपसे चाहता हूं बेटा, जो ये दो व्यक्तियों के नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन कौन हैं जिनके कहने पे। क्या वो घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, और दूसरे नंबर पे मैं क्या लिखूं? क्या मैं पुरुषोत्तम ठाकुर लिख दूं? क्या घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर लिख दूं मैं?
मास तो द्रव्यमान होगा ना, मास तो बेटा द्रव्यमान होगा। वो बल है, बल। बल और भार दोनों रहता है बेटा, बल और भार दोनों रहता है इसमें ना, बल और भार दोनों होता है। आप द्रव्यमान की बात कर रहे हो, आप द्रव्यमान की बात कर रहे हो मेरे शेर, आप जो बात कर रहे हो ना द्रव्यमान की, है ना। चलिए तो आप कर रहे हो द्रव्यमान की बात, अगर द्रव्यमान होता तो आपको फिर वहां वो करना था जो आप कह रहे हो, ठीक है। चलिए जल्दी से देखो एक बार भाई, तो ये हमने बताया था पुरुषोत्तम ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम दास बिड़ला, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, घन श्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर, ठीक है, पुरुषोत्तम ठाकुर, ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। और आपको एक पता होना चाहिए अनंत गोयंका, एक पता होना चाहिए फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्लियर है यहां तक? हाँ फोर्स का है ना, फोर्स का आप और भार का भी बेटा वही है, भार का भी वही रहता है ना, लेकिन द्रव्यमान अलग है, ठीक है, द्रव्यमान अलग है, आप द्रव्यमान पे जा रहे हो। आज का सवाल मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले बताओ भाई चीजें क्लियर हैं? मास का केजी आप ठीक जा रहे हो, पर मास हम आगे पढ़ेंगे बेटा, मास हम आगे पढ़ेंगे। मास लिखा ही नहीं ना कहीं, बिना हिंदी में मास लिखा है ना अंग्रेजी में, पता नहीं आप मास क्यों कह रहे हो, मैंने तो मास कहीं लिखा नहीं है। चलिए पीडीएफ के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक बार तो एक ये बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास होने वाली है आपकी 28 तारीख को, और ये सुबह 8 बजे से रहेगी। कब से रहेगी? 8 बजे से। आपका अब तक का सारा जो करंट अफेयर है एक साल का, आप इस टेंशन में होगे ना कि कहां से करें, तो बेटा यहां से करोगे, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में वो करंट अफेयर निभाएगी। और आदर्श सर ने आपके लिए बड़ी मेहनत की है इस क्लास को तैयार करने में, तो बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास लेनी है। अगर पीडीएफ की बात करूं, देखो पीडीएफ मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप पे मिलती है, ऐप पर क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, हमारी ऐप है रोजगार विद अंकित, तो एक टेलीग्राम है सोनवीर सर RWA, उस पर भी मैं आज से ये डलवा दूंगा, सोनवीर सर RWA, और अब से 2-3 मिनट के अंदर वो लिंक में जो है इसमें कमेंट में पिन करवा दूंगा, कमेंट में पिन। और आज आपका सवाल यह है कि असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेटा अच्छे से तैयार होके आइए, तैयार होना ही पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम देना है अच्छे से तो फिर तैयार होके आना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो कोई और करके आएगा, और मेहनत करनी है। और आपको कोई भी डाउट लगे तो आपको मुझे ऑफलाइन कमेंट में लिख देना है, ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगा। ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्ट ऐसा हो, आजकल किताबों में भी अलग अलग फैक्ट आते हैं, कोई फैक्ट ऐसा हो जो गड़बड़ा गया हो, तो हम उसके बारे में अगली क्लास में पूरी तरह से क्लैरिटी कर देंगे। अभी शुरुआत है, 2-4-5 दिन में हम इसमें थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे, पर आपकी जो आपको लगता है ना कि थोड़ी सी मेरी तैयारी कहीं भी डाउन है, उसको मैं जीएस बूस्टर से संडे में आपको सबके बराबर में लाके खड़ा कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, तो 1.5 से पौने 2 घंटे क्लास होगी बेटा, इतना टाइम इसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी अगर चीज़ें करनी है, इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से करना है, तो फिर जरूर हो जाता है कि इतना टाइम हम लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।